हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम लोग सिलेबस की पहली क्लास करने जा रहे हैं और हमारा जो अकाउंटेंसी है 12th वाला वो पूरा 3 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ। आपकी पहली बुक का नाम क्या है? पार्टनरशिप। और आपकी दूसरी बुक कौन सी है? कंपनी अकाउंट्स। और तीसरी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये पूरी की पूरी बुक इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं, क्या शुरू करेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका ये हिस्सा है। तो ये वाला पहला जो चैप्टर है, क्या नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आइए ज़रा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, टोटल कितनी क्लासेस लगेंगी? 11 से 12 के आसपास क्लासेस लगेंगी। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो आपको जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट्स 11th वाले आने चाहिए। ठीक है, चैप्टर के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेंगे और पेपर के अंदर जनरली 6 से 10 नंबर का ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 और 4 और 6 मार्कर इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का थोड़ा सा कनेक्शन आने वाले चारों चैप्टर्स के साथ भी थोड़ा थोड़ा है, पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको हेल्प लगेगी, तो इसीलिए ध्यान तो देना होगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो लो जी, अच्छा आपको पता है बिजनेस स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है? बिजनेस स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है? अरे कितने टाइप के बिजनेस होते हैं? अब आवाज निकल गई, थोड़ा सा शब्द इधर उधर कर दिया तो उसी में ही बस कंफ्यूज हो गए कि क्या पूछ लिया है। बिजनेस स्ट्रक्चर, इकलौता मालिक, 2 या 2 से ज्यादा मालिक और कंपनी। मेरा सवाल यह है, तुम में से कौन कौन है जो कल को पढ़ने के बाद तुम में से जॉब कौन कौन करना चाहेगा? किसी को पता ही नहीं है, उसको जॉब करनी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको बिजनेस करना है? तुम्हें बिजनेस करना है, इसको भी बिजनेस करना है, इसको भी बिजनेस करना है, प्रियांशु को बिजनेस करना है। एलन, वेरी गुड। आर्यन, आर्यन इधर आ, अरे इधर आ, जल्दी आ, खड़ा हो गया। आर्यन को बिजनेस करना है। आर्यन चल थोड़ी सी बातें तो करते हैं, बता जरा किस टाइप का बिजनेस करना है दोस्त तुझे? इधर आ, सामने आ यार, शर्माना नहीं है, आ इधर आ, जल्दी आ। हाँ, किस टाइप का बिजनेस? अरे हाथ में ला रहा हूँ भाई, मुझे भी बिजनेस करना है। किस टाइप का बिजनेस करना है? तो अभी सोचा नहीं है, फिर भी कुछ तो होगा सपना, कभी सोते सोते कुछ तो ख्याल आया होगा। पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो अकेले क्यों नहीं करना है? तो पार्टनरशिप में कोई लग रहा है तुम्हें जिसके साथ तुम्हें भविष्य नजर आ रहा है? इधर देखो, उधर देखो ना। बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार। अच्छा, तो उसके साथ आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो कोई खास वजह उसके साथ पार्टनरशिप में क्यों करना है बिजनेस? क्या हो जाएगा उसके साथ पार्टनरशिप में काम करके? बस यूं ही। और कोई जिसको पार्टनरशिप में बिजनेस करना हो? बताओ भाई, फायदा क्या है पार्टनरशिप में काम करने का? मैं अकेले काम कर रहा हूं ना, मेरा भी तो कोचिंग सेंटर है, मैं भी तो अकेले काम कर रहा हूं, पर अगर मैं पार्टनरशिप में जाता हूं तो क्या मुझे कुछ फायदे होंगे? सोचो जरा, क्या क्या फायदे होंगे, सोचो बेटा, जवाब आने चाहिए आप लोगों की तरफ। हाँ जी, रिस्क बढ़ जाएगा, यानी कि लॉस बढ़ने का भी हिस्सा। ये खाली लॉस के बारे में सोच रही है बेटा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और कुछ? रिसोर्सेज का क्या मतलब है यहां पर? क्या वो अपने पिताजी को ले आएगा यहां पर कि आप भी संभाल लो? रिसोर्सेज, कैपिटल यानी कि पैसा। तो जो मैं अकेले लगा सकता था, अब साथ में मेरा दोस्त भी लगाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। और कुछ? आइडियाज, पहले मैं अकेला बुद्धि लगाता था, अब मेरे साथ मेरा दोस्त भी इसमें अपना दिमाग लगाएगा। और इसके अलावा एक्सपर्टीज। नाउ व्हाट इज दैट? एक्सपर्टीज, देखो वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं ज्ञान, जो ज्ञान मेरे पास था, जो अनुभव मेरे पास था चीजों का, अब वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक साथ अप्लाई होगा, तो ज्यादा अच्छे आइडियाज निकलेंगे। समझ रहे हो? तो यानी कि पार्टनरशिप में काम करने के फायदे तो थोड़े बहुत, नुकसान भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे। अकेला आदमी है तो किससे लड़ेगा भाई? जब जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे वहां पर झगड़े तो पक्का निकलते हैं। तो जरा हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आप यहां पर देखिए, ये इकलौता मालिक है, सोल प्रोप्राइटर,
यहाँ पर ये बहुत सारे गंदे गंदे हाथ आप देख रहे हो ना, तो ये सारे पार्टनरशिप में है। अब ये जाके हाथ भी नहीं धोएंगे और ये कंपनी में आ गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, समझना जरा। अगर मैं बात करूं पर्सन यानी कि मेंबर की, तो इसके अंदर मालिक सिर्फ एक, इसके अंदर 2 से 50। इसके बारे में गहराई से बात करेंगे, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अनलिमिटेड, कितने ही लोग जोड़ लो, सबसे पैसा लो और उसको मालिक बना लो अपने साथ में। बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए तुम लोगों को। शेयर होल्डर्स बोलते हैं यार, शेयर खरीद लो, बन गए मालिक। तुम में से किसी ने खरीदे हुए शेयर्स? तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी ने खरीदे होंगे डेफिनेटली शेयर। आज के टाइम में तो सभी करते हैं, है ना। आओ इधर आओ। फंड्स, पैसा, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा और इसके अंदर तो ह्यूज। अरे इतने सारे लोग हैं भाई। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, माल खरीदना, माल बेचना, ये फलाना ढिमका, इसके अंदर थोड़े ज्यादा और इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। लायबिलिटी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लिमिटेड। हाउ, समझाओ, बताओ, इसे समझा दो। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे है? मैंने बोला तुमने मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। अंधविश्वास कहते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। सुनो, समझो जरा, मेरी बात को समझो। मैं आपको एक समझाऊंगा, दूसरा भी आपको सेम है बिल्कुल, ठीक है। सोचो, इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट में यहां पर एसेट होंगी, यहां पर लायबिलिटी, और मान लो इसकी जो एसेट है वो 10 रुपए की है, लायबिलिटी इसकी 6 रुपए की है, और कैपिटल। अब सोचो इसको अपना बिजनेस बंद करना है। बताओ क्या होगा जब बिजनेस बंद करोगे? आप अपनी एसेट को बेचोगे, बेच के पैसा आएगा, उस पैसे से क्या करोगे? पहले लायबिलिटी को देंगे, फिर अपना पैसा लेगा। अच्छा, तुमने इसे बेचा, मान लो तुम्हें पैसा जरूरी नहीं है 10 ही मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी नजर में तुम्हारी एसेट 10 रुपए की है। अब मान लो तुमने इन्हें बेचा और ये बेटा बिक गई कितने रुपए की? ले, अब इस 5 रुपए से इसको दे दोगे? कम पड़ रहा है पैसा, अब क्या करोगे बेटा? अब इसको कुछ देंगे नहीं, बल्कि इसके घर जाएंगे, इसके घर पे जो भी सामान है बेच बाच के रिकवरी करके पैसा लायबिलिटीज को देना पड़ेगा। यानी कि इस बंदे की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। जब तक बाहर का पैसा सेटल नहीं हो जाता, इसकी लायबिलिटी समाप्त नहीं होती है। सेम कंसेप्ट पार्टनरशिप में अप्लाई होता है, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड क्यों है, तुम्हें पता होना चाहिए। 11वीं में तुमने सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस स्टडीज, उसके अंदर था। है जी बेटा, इसमें कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल होती है। कोई और बताइए। नो, हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो। देखो, इसके अंदर आपको पता है मालिकाना हक कब मिलता है? जब आप शेयर खरीदते हैं। मान लो मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा, ये लो, ये मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, भगवान ऐसा किसी को ना बनाए, ठीक है। मान लो ये मैं हूं और मैंने इस कंपनी का शेयर खरीद लिया। मैंने कंपनी का शेयर खरीदा 10 रुपए वाला, 10 रुपए का भी होता है, 50 का, 100 का, 1000, 50, किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं। मैंने 10 रुपए वाला शेयर खरीदा, कंपनी ने मुझसे 7 रुपए मांग लिए बस। मैंने कहा 3 रुपए, कह रहे मांग लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तुम चुप रहो। मैंने कहा ओके। तो बेटा कभी भी कंपनी मुझसे मांगेगी तो 3 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती, समझ रहे हो? तो मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम 10 रुपए तक है बस, जिसमें से 7 दे चुका हूं, 3 और दे सकता हूं बस, कभी भी ले लेना। समझ आ रही है? तो इसमें लायबिलिटी की लिमिट होती है, इसके अंदर लिमिट नहीं होती है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। मैनेजीरियल एक्सपर्टीज, अच्छा शब्दों को तोड़ो, मैनेज करने का एक्सपर्टीज, इसके अंदर दिक्कत रहेगी। अकेला बंदा है, इसके अंदर चीजें अच्छे से मैनेज होगी, इसके अंदर और अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। कौन मैनेज करता है? यू नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। आगे बढ़िए। लीगल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस क्या होता है रे? देखने वाला कानून, कानून की नजर, इसके ऊपर कानून की नजर नहीं होती। कहता है हटना, तेरा ही तो पैसा लग रहा है, डूबेगा डूब जाएगा, हमें क्या लेना, किसी का क्या बिगाड़ेगा। इसके अंदर कानून होता है, कौन सा होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर पूरा नाम ये नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इधर आइए, इसके अंदर होता है कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या इससे पहले 2013 से पहले क्या हिंदुस्तान में कंपनियां नहीं थी?
क्या 2013 से पहले हिंदुस्तान में कंपनियां नहीं थी? फिर कानून पहले दूसरा था, कंपनीज एक्ट 1956 पहले वो चलता था, तो वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो क्या है? पार्टनरशिप। तो बेटा अब मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में पहले समझा दूं। चैप्टर तो हम लोग डेफिनेटली आज पहला ही शुरू करेंगे, पर मैं आपको पहले एक बार पूरे चैप्टर्स जो 5 चैप्टर हैं बता देता हूं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। आपके ये पांचों चैप्टर आपकी जिंदगी से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। देखो जैसे हमारी लाइफ कहां से शुरू होती है, तो वैसे ही ये चैप्टर भी फंडामेंटल है। हमारी लाइफ कहां खत्म होती है, तो ये वहीं पर है। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, जैसे हमारे जीवन में बदलाव होते हैं वैसे ही यहां पर भी बदलाव होते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई नया आ जाता है, फिर हमारे जीवन में एक और नया आ जाता है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो वैसे ही ये रहा चैप्टर। फिर जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, कभी कभार कोई छोड़ के भी चला जाता है, मैं मरने की बात भी कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कोई मेंबर छोड़ के गया या मर गया, तो ये चैप्टर देखो, ये पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस है। अच्छा, यहां पर पूरी की पूरी फैमिली ही खत्म हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, तो ये चैप्टर का नाम क्या है? यहां पर हमारी फर्म जब बंद होती है, बिजनेस बंद कर रहे हैं यहां पर, उसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है मेरी बात? तो हम लोग पहले चैप्टर से बात अपनी शुरू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए जरा। हाँ जी, तो फंडामेंटल ऑफ, और अभी मैंने बताया इसे कौन कंट्रोल करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैसे याद रखोगे? मैं बताता हूं ना कैसे याद रखना है। ये कौन है? देखो मैं बताता हूं कैसे याद रखोगे। ये कौन है, और ये मेरी कौन है? पार्टनर है, और एक्टिंग बाज तो है ही। और बेटा इसके दांत कितने हैं? समझ गए तुम? तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हो रही हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक्ट भूलो, आपने किसको याद कर लेना है? हाँ, तो आपको एक्ट का नाम पूरा याद आ जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हंस रहा है, पिटेगा तू। आओ आगे चलते हैं। तो अब इसकी कुछ बेसिक बातें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। आइए, तो पूरे चैप्टर को मैंने कुछ हिस्सों में बांटा है। ये सारी चीजें हमें आज कंप्लीट करनी है, और सब 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की हैं। सिर्फ ये टाइम लेगा बस, बाकी सब छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा क्या है? इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या आप में से कोई बता सकता है पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों। अच्छा, कल मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के गेड़ियां मारने के लिए निकल गया था, तो क्या हम दोनों पार्टनरशिप में हैं? जहां पे प्रॉफिट और लॉस शेयर हो रहा हो, कॉमन गोल हो। कल मैं और मेरा दोस्त बाइक पे बैठकर क्रिकेट खेलने गए, वहां पर हमें मैच जीतना था, हार भी सकते थे। क्या हम दोनों पार्टनरशिप में हैं? क्या मिसिंग है? बिजनेस। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हो गई। 2 या 2 से ज्यादा लोग हों, मिलकर एक बिजनेस चला रहे हों, उससे प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हों, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो उस प्रॉफिट को या लॉस को बांटने का। बात समझ आ रही है? जब ये सारी चीजें मौजूद होंगी, वरना तुम पता है क्या करोगे? तुम राह चलती आंटियों को पकड़ के बोलोगे, आंटी दूध लेने जा रहे हो, आप पार्टनर्स हो क्या? नहीं समझे मेरी बात को? हर 2 बंदा पार्टनर नहीं है। वो वैसे तो पार्टनर हो सकता है, पर वो बिजनेस पार्टनर नहीं है। तो आओ जरा यहां पर कुछ बेसिक बातें हैं, समझो। हाँ जी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेटली, हु हैव एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट, टू शेयर ऑफ बिजनेस। जरूरी नहीं है बिजनेस को सब चलाएंगे। जैसे नाव है एक, अब उस नाव को भाई एक बार में एक ही बंदा तो चलाएगा, वो वाली नहीं है जो तुम कह रहे हो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं चला रहे होते हैं धुआंधाड़, वो वाली नहीं कह रहा हूं मैं, है ना? वो तो प्रतियोगिता होती है। हाँ जी, बिजनेस को हो सकता है सब चलाएं, या फिर हो सकता है कोई एक चलाए, कोई 2 चलाए, कोई 3 चलाए, तो जरूरी नहीं है
कि सभी चलाएंगे। तो ये सारे फीचर मौजूद होने चाहिए। देखो कितने फीचर हो गए, मार्क करते हैं। हाँ जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे फीचर मौजूद होंगे तो आप उसे पार्टनरशिप कहेंगे। और अगर इनमें से एक भी फीचर गायब है, एक भी, तो वो पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगा। एग्जाम्पल बताऊं, एक एग्जाम्पल ले लो, सुनो। मान लो एक दिन मेरे को लगा, मैंने कहा यार मेरा कोचिंग का काम तो चल ही नहीं रहा है, बच्चे ही नहीं आते मेरे पास पढ़ने के लिए, चलो ऐसा करते हैं, काम चेंज कर लेते हैं। तुम में से कोई इंटरेस्टेड है काम चेंज करने में? बताओ। मैंने सारांश को फ़ोन मिला दिया, मैंने कहा मेरा पड़ोसी है, मैंने कहा सारांश मेरे को एक आइडिया आ रहा है यार, मेरे को ना ये वाला बिजनेस बंद करना है, दूसरा शुरू करना है। कह रहा क्या आइडिया है? मैंने कहा सारांश अपना जो मंदिर है ना, मैं इसमें ना वो राम जी की मूर्ति लगी हुई है, उनके सर पे मुकुट है गोल्ड का। कह रहा तो मैंने कहा आज रात को उसे उड़ाएंगे और बेचेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसे आपस में बांटेंगे। बताओ क्या हम दोनों पार्टनरशिप में हैं? क्या मिसिंग है तो सही। मैंने कहा डेली मुकुट उड़ाएंगे, ऐसे ही डेली रोज करेंगे। आज इस मंदिरों की कमी थोड़ी है। क्या पार्टनरशिप है कि नहीं है? एग्रीमेंट है तो सही, बांटेंगे। बोल तो एग्रीमेंट जरूर थोड़ी रिटर्न में ही होगा, प्रॉफिट हो तो रहा है, बेच के मुनाफा। बेटा बिजनेस लीगल नहीं है, बिजनेस शुड बी लीगल, दिस इज इलीगल। इसका प्रॉफिट बांटने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चप्पलें मिलेंगी। नहीं समझे मेरी बात को? तो बेटा एक भी फीचर गायब होगा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाओगे, क्रिमिनल कहलाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इस वाले केस में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब इसे समझो। लो जी, ये जो चार दीवारी आप देख रहे हैं, ये हमारा बिजनेस की बिल्डिंग है। ये कौन बैठा है? नो, आप लोग बैठे हैं, बड़े लोग। जब देखो खुद को मालिक ही देखते रहते हैं। ये मालिक हैं कौन? रोहित और रोनित। ये भाई नहीं है, क्योंकि जनरली भाइयों के नाम ऐसे होते हैं। ये भाई नहीं है, रोहित और रोनित। ये नाम की वजह से दोस्त बन गए थे। कह रहे हैं एक जैसा नाम है, माँ बाप अलग अलग है पर हम दोनों ठीक है। तो ये बेटा दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस का नाम क्या रखा है? एक आर और रह गया, वरना पिक्चर ही बन जाती। ठीक है, सुनो। अच्छा, ये कौन है? कानून, जो इन पे नजर रखता है। ये इस कानून को आप पुलिस भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, कोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम एक ही तो है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटा ये है अकाउंटेंट, और मैंने तुम्हें 11वीं में ही बताया था, इसकी नजर में ये बिजनेस और ये मालिक सेपरेट होते हैं। पर क्यों? क्योंकि अगर इसका काम है हिसाब रखना, हिसाब तभी सही रखा जाएगा जब ये दोनों को अलग अलग मानेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने पता क्या सोचा? ओए हम तो बिजनेस से अलग हैं, हम तो बिजनेस से अलग हैं, तो ऐसा करते हैं, इस बिजनेस के अंदर कुछ गैर कानूनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं, स्मगलिंग शुरू कर देते हैं, ड्रग्स निकाल देते हैं, बहुत मोटा प्रॉफिट कमाएंगे। कल को कोई बात आएगी, बिजनेस के ऊपर डाल देंगे, हम तो अपना चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि हम तो बिजनेस से अलग हैं। ये क्या कहता है? कहता है ओए सुनो, कह रहा है इसकी नजर में तुम अलग हो, कह रहा है मेरी नजर में, कह रहा है तुम दोनों एक ही हो, कह रहा है मेरी नजर में तुम अलग नहीं हो, कह रहा तुमने ही तो शुरू किया है, कुछ यहां पे होगा अच्छा बुरा तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार रहोगे। पढ़ो जरा नीचे क्या लिखा दोनों बॉक्सेस के अंदर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा, 3 शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे 11वीं में भी आपने इस तरह के कुछ शब्द सीखे थे। 11वीं में पहली बार तुम्हें पता लगा था डेटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं, बैलेंस शीट किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, सेल्स क्या होती है, परचेज क्या होती है, सीखा था ना। वैसे ही 3 नए शब्द 12th में, कौन कौन से? पार्टनर,
फर्म, फर्म नेम। समझना जरा बात को। पहले तुम मुझे बताओ, खुशी कौन है? लड़की, ठीक है। ये कनिष्का कौन है? लड़की, ठीक है। अभी फिलहाल के हिसाब से बोलते हैं स्टूडेंट। ये कौन है? और ये कौन है? आर्यन, पलक। तुम सब कौन हो? नो, क्लास। आप अलग अलग होकर क्या कहला रहे हैं? स्टूडेंट। और मिलकर क्या कहला रहे हैं? क्लास। नहीं समझे मेरी बात को? इधर आइए। और जब मैंने तुम सबको एक नाम दे रखा है, बैच 1। अगला जो बैच होगा उसका क्या नाम होगा? बैच 2, जिससे तुम्हारी पहचान है। तो देखो मुद्दे को यहां समझ लो। बताओ ये कौन बैठा है? ये कौन बैठा है? पार्टनर ए, पार्टनर अलग अलग होकर इंडिविजुअली मैं इन्हें क्या बुलाता हूं? पार्टनर। अब मैं बोल रहा हूं बताओ ये कौन बैठा है? ये कौन बैठा है? फर्म। और जिस नाम से बिजनेस चलाया जा रहा है, फर्म नेम। हो गया, खेल खत्म। आगे चलते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था छोटे छोटे टॉपिक है, नाम बड़े, दर्शन छोटे, इतना भी नहीं आता। ला, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है फीचर्स का मतलब? मैंने बता रखा है। ऐसे पॉइंट्स, ऐसी बातें जो किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ या ना? आओ जरा। लो जी, आपने अभी ये सारे फीचर पढ़े थे पीछे। मैंने बोला था 5 पॉइंट मेन। पहला पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का प्रॉफिट। अभी और भी हैं, अभी यहां पर इतने ही आ सकते थे तो मैंने इतने पॉइंट लगाए। पहला पॉइंट समझिए जरा। हाँ जी, मिनिमम। बेटा ये मिनिमम इसके अंदर मेंशन है, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो मिनिमम 2 लोगों का होना आवश्यक है। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इस भाई साहब के अंदर पन्ने कम पड़ गए थे, उसके आगे बंदा लिखना ही भूल गया कि मैक्सिमम कितने रख सकते हैं। अब भूल गया तो भूल गया, बुक बंद हो गई, इसके अंदर नहीं लिखा उन्होंने। तो लोगों ने क्या किया होगा? सोचो, लोगों ने 2 लोगों से पार्टनरशिप शुरू करी, धीरे धीरे 3, 4, 5 करते 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 जोड़ते चले गए। दिक्कत हो गई है। तो एक लिमिट लगाना जरूरी था। अब ये तो भाई साहब भूल गए, पन्ने भर गए सारे। ये आ गए भाई साहब, इन्होंने पता है क्या बोला? कह रहा है यार, कह रहा तूने काम भी किया पर अधूरा किया। कह रहा चल कोई नहीं, जो बात तू भूल गया वो बात मैं यहां लिख देता हूं अपने यहां पर। इसने अपने कमरे में क्या लिख दिया कि तेरे यहां पर मैक्सिमम 50 लोग होंगे बस। अब इस 50 की कहानी सुन लो, क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। इस पॉइंट के अंदर ये जो 50 हैं कहां पर मेंशन है? कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन है। अब कंपनीज एक्ट में भी प्रॉपर मेंशन नहीं है। कंपनीज एक्ट ने ना ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। आपको पता है 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और, जैसे हम हरियाणा से हैं तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी, मोदी जी की है ना, वो चला रहे हैं सब कुछ, पूरा समझ रहे हैं ना आप, सारा का सारा सिस्टम वो देख रहे हैं। और हरियाणा में फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने किसकी है? यादव जी। ये कौन है? मनोहर लाल पहले थे, उसके बाद कौन आए? हाँ, नायब सिंह सैनी जी, वो भी अपने बीजेपी वाले। सुनिएगा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसने मैक्सिमम पार्टनर बताने की जो पावर है वो किसको दी है? मोदी जी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम पार्टनर्स कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, जो कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। 100 भी कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जो कि मैक्सिमम 100 हो सकता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं 100 नहीं, 50 तक ही रखना है। नहीं समझे आप मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन ये किसको पावर देता है? जो कि 100 तक बता सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 100 तक बता सकती है कि 100 मेंबर पॉसिबल है।
पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितने अलाउ किए हैं? 50 अलाउ किए हैं। तो आपको क्या याद रखना है, 100 के 50? आपको 50 में लिखना है आंसर अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगर किसी पार्टनरशिप के मेंबर 50 से ज्यादा हो गए तो आपके बिजनेस को इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। फिर इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो भी पेनल्टी होती है, शायद 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है शायद, आई थिंक, ठीक है। तो वो आपको याद नहीं रखना है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको कुछ बारीकियां बता रहा हूं। क्या तुम लोग मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना है, करोगे ऋतिक? नहीं कर सकते लाला, क्योंकि तुम अभी कौन हो? तुम अभी माइनर हो। माइनर मतलब बिलो 18। है कोई तुम में से 18 वाला? कोई भी नहीं होगा अभी। तो तुम लोग मेरे साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर सकते? सुनो, अभी मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बोले तो एक रिटर्न पन्ना जिसपे लिखा होगा। अब एग्रीमेंट के बारे में सुनो। इस एग्रीमेंट को पता है कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में एक और कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पता है क्या कहता है? कह रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी कर लो, कह रहा है, पर एक 18 साल से नीचे का उम्र का बंदा एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। किसी भी एग्रीमेंट में मैं किसी बच्चे से साइन करा लूं, जैसे मान लो मेरे रास्ते से कल को सारांश जा रहा था, मैंने कहा सारांश इधर आ। सारांश छोटा था, अभी 6ठी क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा सारांश इधर आ। मैंने कहा सारांश इस पे साइन कर दे, तेरी सारी प्रॉपर्टी कल से मेरी हो जाएगी। क्या उसके साथ किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड यानी कि गलत माना जाता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जिस दिन किया उसी दिन से गलत माना जाएगा, ताकि किसी कम उम्र के बंदे को फंसाया ना जा सके। तो इसीलिए इसके अंदर क्या बोला गया है? 18 साल से कम उम्र का बंदा एग्रीमेंट, और जो बंदा एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता वो पार्टनर कैसे बन जाएगा? तो इस कानून ने इसकी मदद कर दी। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे चलते हैं। दूसरा केस तो ये क्लियर है। एक और, ये वाला बंदा, तुम लोग तो 18 साल से कम के हो। मान लो तुम में से कोई थोड़ा दिमाग से पैदल है, मान लेते हैं तुम में से कोई थोड़ा सा हिला हुआ है, पेच ढीला है, तो वो वाला बंदा भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और जो एग्रीमेंट नहीं कर सकता वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। ठीक है, लिखा है ना, पर्सन हु इज मेंटली डिस्टर्ब, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसके दिमाग में से कुछ भी चीजें ठीक नहीं निकलती हैं। अगला, ऐसे लोग जो कि एज पर लॉ डिस्क्वालिफाइड हैं। किस तरह के लोग? जैसे पीके, जादू, क्रिश, इस तरह के लोगों को एग्रीमेंट करना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, हाँ, दूसरे देश जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा है, उस तरह के लोगों के साथ भी आप क्या नहीं कर सकते? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकते इस तरह के लोगों के साथ, और एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप में आप आ ही नहीं सकते। मुद्दा समझ आ रहा है बेटा? मैं आपको ना वजह बता रहा हूं। वजह क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम्हें चीजों को याद ना रखना पड़े, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें याद रहे। बस थ्योरी को बार बार थोड़ी पढ़ेंगे हम, ऐसे पढ़ लो एक बार बस, की वजह पता लग जाए क्या वजह है। अब जब आपको ये बता दिया तो इसको कनेक्शन कर लेना आपस में, ये पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके। तुम में से जो बच्चा अभी, जैसे तुम आगे जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, आपको ये मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, पढ़ लेना। ज्यादा नहीं, 400 500 सेक्शन, बस इतने सेक्शन होते हैं, और सेक्शन भी याद रखने पड़ते हैं बस, किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। तुम लोगों ने पिक्चरें नहीं देखी? वो जज साहब वो बोल रहे होते हैं, धारा 320 के तहत तुम्हें ये सजा सुनाई जाती है कि तुम्हें काला पानी भेजा, मतलब ऐसा पता नहीं कौन से होता है ना। तो वो धारा मतलब सेक्शन, तो वो सेक्शन बस तुम्हें याद रखने होंगे, टेंशन मत लो, याद हो जाते हैं। मेरे को भी हो गए थे। आओ, और बेटा ये 3 लोग क्या बोलेंगे आप इन्हें? देखो क्या है हेडिंग, फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्टनर इन ए फॉर्म बिकॉज दीज आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बैठेंगे ना आगे। और ऐसे लोग जो इंसॉल्वेंट हैं या फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, तो कह रहा है इन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है, तो वो पार्टनर भी नहीं बनेंगे। आई थिंक आपको पहला मुद्दा क्लियर है।
अब मैं आपको माइनर के बारे में एक बात यहां पर और बता देना चाहता हूं, छोटी सी बात। तारक मेहता देखते हैं आप लोग? तारक मेहता में टप्पू कब से है? वह कब से इतना सा था वो, उसमें तब से है। आपको क्या लग रहा है, क्या उसने तारक मेहता वाली टीम है जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा? वो सब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। अरे वरना कोई कभी भी कहते देगा मैं नहीं आ रहा कल से। अब जेठालाल की वजह से चल रहा है पूरा शो, तुम्हें पता है। जेठालाल तो बड़ा है भैया, 2 मिनट के लिए सोचो, जेठालाल छोटा होता 18 साल से। सोचो, पहले तो सोचो कैसा लगेगा 18 साल से नीचे वाला, वो कैसा लगेगा। उसकी मूंछें देखो, उसके कपड़े, शर्ट देखिए तुमने उसकी। अब मैं ये कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए सोचो, जेठालाल अगर 18 साल से छोटा होता, अब जेठालाल को ये लग रहा है अरे ये तो शो मेरी वजह से चल रहा है, नखरे दिखा रहा है, मैं नहीं आ रहा कल से। तो बेटा कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट से सब बंधे हुए होते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या टप्पू ने, जब टप्पू छोटा था, अब तो बड़ा हो गया है वो, क्या जब टप्पू छोटा था क्या उससे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा। पर तुम कहोगे कॉन्ट्रैक्ट तो अलाउड ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे अलाउड है, मैं अब आपको ये बताता हूँ। जो माइनर है ना, क्या बोला था मैंने अभी कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अब सुनो क्या है, एक माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, कब? एज एन ओरिजिनल पार्टनर है। ये क्या होता है? मैं कह रहा हूं मैंने आज ही बिजनेस शुरू किया है, बिल्कुल आज, अपने किसी दोस्त के साथ, बड़ा दोस्त है मेरा, ठीक है ना, अच्छी खासी एज का दोस्त है, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप शुरू कर ली। क्या मैं ऋतिक को पार्टनर ऐड कर सकता हूं? आज नहीं कर सकता। ओरिजिनल पार्टनर नहीं बना सकता। ओरिजिनल पार्टनर वो होते हैं जो पहली बार बिजनेस को शुरू करते हैं। बाद में कुछ दिन बाद मैं ऋतिक को एज अ पार्टनर ऐड कर सकता हूं, और वो भी सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉस के लिए ऐड नहीं कर सकता। मतलब मेरे बिजनेस में अगर लॉस होगा तो वो ऋतिक को नहीं उठाना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो वो मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूं। मेरी बात समझ आई है? तो माइनर की पोजीशन थोड़ी अलग है। माइनर को आप ओरिजिनल पार्टनर नहीं बना सकते, पर बाद में आप उसे अपने साथ ऐड कर सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। अब सुनो एक और केस। अब मान लो मैंने ऋतिक को आज ऐड कर लिया, कुछ दिन बाद अपने साथ ऐड कर लिया, अब कुछ टाइम बीता तो ऋतिक 18 साल का हो गया। अब क्या होगा? अब ऋतिक को 6 महीने मिलेंगे। जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, अब उसको 2 ऑप्शन है उसके पास। क्या ऑप्शन है? कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये बताना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में रहना चाहता है या जाना चाहता है। अगर उसने बता दिया कि मैं यहाँ रहूंगा, फिर वो नॉर्मल पार्टनर बन गया, क्योंकि वो 18 साल को क्रॉस कर चुका है। और अगर उसने नहीं बताया तो उसे नॉर्मल पार्टनर की तरह मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? और फर्म की सारी जिम्मेदारियों के लिए वो भी जिम्मेदार होगा। ये मतलब मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। आप खुद भी सोचोगे ना, अरे तू कौन है मुझे बताने वाला लॉ? आप नॉर्मल भी सोचोगे तो आपको यही जवाब मिलेंगे आपके जहन में से कि हाँ यार यही तो होगा लाइफ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा? मैंने आपसे कहा था ना ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इतनी देर में हमने सिर्फ एक पॉइंट कंप्लीट किया है, इनमें टाइम नहीं लगेगा। एग्रीमेंट। जैसे मैंने बोला एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या जरूरी है एग्रीमेंट पेपर पे ही हो? कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने किसी को बोला भी है तो वो भी एक एग्रीमेंट है। मतलब ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर आपने उसको पेपर पे बनाया है तो फिर वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। इसके दूसरा नाम, तीसरा नाम पता है? इसका दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका तीसरा नाम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इसके दूसरा तीसरा नाम है, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता रहा हूं। पार्टनरशिप जो होती है वो किसकी वजह से बनती है? एग्रीमेंट की वजह से बनती है। अब जरा 2 मिनट के लिए एक बात बताओ। मेरी फैमिली में अभी इस टाइम पे 9 लोग हैं। जो मेरी फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, उसमें 9 लोग हैं। सोचो हम 9 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू कर दिया, फैमिली मेंबर्स ने। बिजनेस भी है, प्रॉफिट भी हो रहा है और उसे आपस में बांट भी रहे हैं। क्या हम सब पार्टनर हैं कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो HUF में आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पर कौन सा फीचर नहीं है हमारे बीच में कि हम पार्टनरशिप नहीं कहलाकर HUF कहला रहे हैं? हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम होता है।
जहां प्रेम होता है वहां एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? HUF में सारे फीचर हैं, एग्रीमेंट नहीं है, इसकी वजह से उसे HUF कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। क्लियर? आइए, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है, अदरवाइज संभावना नहीं है इसके पेपर में पूछे जाने की। अगला पॉइंट क्या है? बिजनेस। हाँ, तो पार्टनरशिप का तीसरा फीचर है कि बिजनेस होना जरूरी है और वो भी लीगल होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक बात और ध्यान रखना है, बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस का मतलब है कोई ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, और बिजनेस शुड बी लीगल। मतलब आप इनमें से कोई सा भी नाम दो वो बिजनेस ही कहलाएगा। ठीक है, आगे आइए, यहां एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इनकम फ्रॉम जॉइंट प्रॉपर्टी इट इज नॉट अ बिजनेस। मैं कह रहा हूं, जैसे मेरा कोचिंग का काम है और मेरे साथ में मेरा पार्टनर भी है, हम दोनों पार्टनर हैं और रोज क्लासेस ले रहे हैं, रोज इनकम अर्न कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बांट रहे हैं, प्रॉफिट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं। एक दिन मुझे एक अच्छी प्रॉपर्टी नजर आ गई, मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। मैंने कहा भाई दोस्त से, मैंने कहा तू भी लगा दे पैसा, जो मेरे साथ में मेरा पार्टनर था, मैंने कहा थोड़ा सा तू भी लगा दे, लगा दिया। क्या वो पार्टनरशिप है? वो जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको बेच देंगे जब रेट बढ़ जाएंगे, क्या वो पार्टनरशिप के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एग्रीमेंट है तो सही, प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे, बिजनेस नहीं है। अरे वो आपका कभी कभार करने वाला काम है, अगर मैं उसे रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दूं तो वो भी पार्टनरशिप के दायरे में आ जाएगा। मुद्दा समझ आया? आगे चलूं? आओ, एक पॉइंट और है बेटा, एसोसिएशन विच इज क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस या सोशल पर्पस। कभी कभार हम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस तो करते हैं, पर हमारा उसमें जो पर्पस है वो मुनाफा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, समाज सेवा के लिए करते हैं, तो उसे भी पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। प्रॉफिट भी एक इंपॉर्टेंट फीचर के अंदर आता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, लास्ट वाला, फ्यूचर बिजनेस इज नॉट अ, ये क्या है? जैसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम 6 महीने बाद एक बिजनेस शुरू करेंगे, तो क्या आज की डेट में हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? 6 महीने बाद हम उसे पार्टनरशिप बोल पाएंगे, आज नहीं बोल सकते। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? शेयरिंग ऑफ। हाँ, बिजनेस में प्रॉफिट्स कमा रहे हो और बिजनेस में प्रॉफिट्स कमा रहे हो और उन प्रॉफिट्स को आपस में बांट रहे हो। अगर मैं कहूं 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि सी को प्रॉफिट नहीं देंगे, बिजनेस तो है, सी पार्टनर ही नहीं माना जाएगा, सी को पार्टनर ही नहीं मानेंगे। मतलब आप किसी भी मेंबर को, किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट से दूर नहीं रख सकते, लॉस से दूर रख सकते हैं। आप चाहो तो किसी भी पार्टनर को ये कह दो भाई तू लॉस मत उठाइयो, तू खाली प्रॉफिट ले लियो, आजा हमारे साथ ज्वाइन हो जा। तो ये एक फीचर है इसका कि किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट से दूर नहीं रख सकते। अगर आपने दूर रखा तो वो पार्टनर ही नहीं कहलाएगा और उसके ऊपर फर्म का कोई रूल, रेगुलेशन, लायबिलिटी कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। एक छोटा सा मुद्दा और है, मैंने अभी आपको बताया भी था, क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसे समझ लो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ए और बी हैं और ये इनके घर हैं बेटा, ठीक है, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, और इनका रेशियो क्या था? इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत गए। आज इन्होंने सोचा अपना बिजनेस हम बंद कर देते हैं। क्या होगा आज? मैंने अभी बताया भी था ये सेम। सबसे पहले क्या करेंगे हम आज? हम अपनी एसेट्स को बेचेंगे। लायबिलिटी कितनी है? सोचो, आपने अपनी एसेट्स को बेच दिया बेटा, पैसा कितना मिला? अब 600 रुपये आप पहले इनको दोगे, पर अभी भी 100 रुपये इनके और कम पड़ रहे हैं। अब 100 रुपये लेने के लिए तुम क्या करोगे बेटा? 100 रुपये अभी और निकल रहे हैं, तो 100 रुपये के लिए पता तुम कहां चले जाओगे? कहां जाओगे? इनकी पर्सनल एसेट्स के पास। पहले किसके घर जाएंगे? जल्दी बताओ। ए के घर। क्यों? क्योंकि वो अल्फाबेट्स में पहले आता है बेटा, दोनों के ही घर जाएंगे, उसी रेशियो में लेने जाएंगे। पहले कितना कितना लेना चाहिए वैसे?
हाँ जी, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 100 रुपए। तो 50 इससे मांगेंगे, 50 इससे मांगेंगे। 2 मिनट सोचो, इसके घर पे बेटे आग लग चुकी थी, अब क्या करूं? इससे 50 मांगू कि 100 मांगू? अब पूरे के पूरा सारा बर्डन इस पे आ जाएगा। समझ गए? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब तक बाहर का पैसा सेटल नहीं हो जाएगा आपकी लायबिलिटी समाप्त नहीं मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं। जैसे ये सबसे खतरनाक फीचर है, पता है आपको, पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आदमी को ये डर लग जाता है, हे राम, कल को अगर मैं लायबिलिटी नहीं बेच पाया तो ये तो मेरी बीवी के गहने भी बिकवा देंगे, हाँ या ना, और वो मेरा खून पी जाएगी। समझो ना मेरी बात को। इसी डर की वजह से लोग पार्टनरशिप में काम करना पसंद नहीं करते थे, उनको डर लगता था। अब पार्टनरशिप में काम नहीं करोगे तो फिर अगला ऑप्शन पता है क्या है? कंपनी। कंपनी में पता है एक समस्या है, कंपनी में रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, भयंकर रूल्स होते हैं, भयंकर। कंपनी को देखने वाला पता है कौन होता है? कंपनी को देखने वाला कौन होता है? कौन? कंपनीज एक्ट तो है, उसके नीचे एक होता है, बंदा होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC बोलते हैं हम उसे। तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो बेटा बहुत दुखी करता है यार, लाओ आज फलाना पेपर लाओ, आज फलाना फॉर्म भेजो, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी चक्कर में लोग कंपनी की तरफ तो देखते ही नहीं है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी में क्या है? रूल रेगुलेशन बहुत। अब क्या करे आदमी? धंधा करे तो कैसे करे? इसीलिए एक समाधान निकाला गया 2008 में। कितनी लेट? 2008 अभी तो गया है, तुम लोग बस पैदा ही तो हुए होंगे तब। समझो ना मेरी बात को। 2008 में एक सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन का नाम क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी। एक नया कानून लाया गया, LLP। समझो इस LLP को। जैसे मैंने अभी बताया, पार्टनरशिप में फायदा क्या है? रूल्स फ्लेक्सिबल है, ज्यादा झंझट नहीं है, पर नुकसान क्या है? हाँ। और कंपनी में फायदा क्या है? पर नुकसान क्या है? इसीलिए बेटा यहां से और यहां से एक एक फीचर उठा लिया गया, दोनों में से। इसका ये वाला फीचर उठा लिया और इसका ये वाला फीचर उठा लिया। कौन बना दिया गया? LLP बनाया गया। काफी बढ़िया है LLP, काफी पॉपुलर है, लोग बहुत मात्रा में यूज करते हैं। तो LLP भी हमारा एक कंसेप्ट है, छोटा सा थियोरटिकली आ जाता है। LLP के बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इज इट क्लियर? जब हम इसकी थियरी रीड करेंगे तो इसको डिटेल से रीड करेंगे। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए था कि LLP क्यों लाया गया। तो ये क्यों की वजह मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या होगा, कैसे पार्टनर्स होंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें बाद में आ जाएंगे डिटेल्स के अंदर। मैं आगे चलूं? लीजिए, अगला मुद्दा क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टनर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज के अंदर। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ेंगे। हाँ जी, एक्टिव पार्टनर या फिर स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तुम लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं? क्या है फंडामेंटल राइट्स है बताना? यस, राइट टू स्पीक। कह रहा आप हमें बोलने से रोक ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। और राइट टू, हाँ ठीक है। और राइट टू एजुकेशन कुछ होता है ना, राइट टू गो एनीवेयर, होते हैं ना, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे। तो बेटा उन फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता। 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने दिल से सोचना, भूल जाओ स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने इसका जो पॉइंट्स है वो लगा हुई भी नहीं है, आप खुद सोचो। आप में से कोई यहाँ आ सकता है? यार तुरंत आना चाहिए यार, ऐसे मजा नहीं आता। प्रियांशु आओ, यूं ही सोच सोच के मर जाना है एक दिन सबने। प्रियांशु फटाफट आओ। चलो, प्रियांशु और मैं दोनों पार्टनर्स बन गए हैं हम आज से, ठीक है। हम बेटा हाथ मत दबाओ मेरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, दिक्कत है। सुनो, प्रियांशु और मैं पार्टनर बन गए हैं। प्रियांशु, तुम्हारे पास क्या हक होंगे? सोचो, एज अ पार्टनर तुम्हारे क्या राइट्स होंगे? 2 मिनट, कुछ भी मत उल जुलूल मत सोचना, जेन्युइनली सोचो। क्या राइट्स होंगे? आप और मैंने कल से एक मोमोज का कार्ट लगाना है, मिलके बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे और बांटेंगे। क्या राइट्स होंगे दोनों के? सोचो, राइट्स की बात हो रही है।
प्रॉफिट बांटेंगे हम, सही है ना, जेन्युइन है ना, आपको आइडिया है ना, आप भी पॉइंट देना हमें, ठीक है। हाँ, और राइट टू स्पीक, हम में से राइट टू स्पीक, यार ये फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हो रही है, पार्टनर के राइट्स की बात हो रही है। पार्टनर, एज अ पार्टनर क्या राइट्स हैं? ऐसा कोई राइट हो सकता है क्या कि भैया कार्ड पे मैं भी कभी आ सकता हूँ, तू भी कभी पे आ सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? जेन्युइन राइट है ना, यानी कि राइट टू विजिट ऑफिस, बिजनेस, और कोई राइट? सोचो यार, जवाब दो ना, ओपिनियन दो ना यार, कमाल है यार। हाँ, क्या कह रहे हो यार? मोमोज खाने का? खाने का नहीं होगा, ऐसे तो फिर खुद ही खा जाएंगे, बेचेंगे क्या? और क्या राइट है? अच्छा, हम एक कॉपी में ना सारी सेल और परचेज भी लिखते हैं, कितने मोमोज बेचे और कितने बनाए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या इस कॉपी को चेक करने का राइट है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दीज आर बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे चेक करने का राइट जितना मेरा है उतना ही। और मैंने बोलने लगा यार आर्यन को अपने साथ ऐड कर लें क्या? क्या मुझे इससे पूछना जरूरी है कि नहीं है? तो हर पार्टनर के पास हक है कि अगर कोई दूसरे नए पार्टनर को लाना चाहता है तो पहले उसको दूसरे से परमिशन, यानी हर पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी नए को आने से रोक सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, हर पार्टनर के पास हक है कि वो किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। सोचो, और पॉइंट्स दो। डिसीजन लेने का राइट, यानी कि डिसीजंस में अपनी टांग अड़ाने का हक सबको है, ओपिनियन देने का हक बेसिकली। बताओ, कोई भी टेक्निकल बात हुई है हमारे बीच में, कोई भी टेक्निकल शब्द आया बीच में, सारे बेसिक राइट्स हैं। फील करोगे आंसर आएगा। आओ जरा पढ़ते हैं जरा एक बार ये बेटा, हाँ उड़ जाओ, देखो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 कुछ बेसिक राइट्स लिखे हुए हैं, एक बार पढ़िए जरा। लर्न नहीं करने हैं बिल्कुल भी। रुको एक बार, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे। कोई डाउट हो किसी पॉइंट में? कोई डाउट नहीं है। लास्ट वाला, मे डिसॉल्व द फर्म, मतलब पार्टनर के पास भी हक है बिजनेस को बंद करवाने का, बात करके। भाई जैसे बाकी पार्टनर्स के, हर पार्टनर के पास ये हक है कि वो भी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करवा सकता है। 7th वाला, अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा कुछ पैसा फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर कम से कम 6% का इंटरेस्ट लेने का राइट उसके पास है। समझ गए मेरी बात को? भाई अगर वो एडिशनल पैसा दे रहा है, एज अ लोन दे रहा है, तो वो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी ले सकता है उसके ऊपर। हाँ, ये अच्छा है पॉइंट नंबर 8। किस किस को आता है ये बता दो जरा, जिन्होंने नहीं पूछा। एक बच्चे ने पूछा, बाकी सब ने बोला हो गए। जवाब दो। हैं, यही पूछने वाले थे, सबसे पहले आप ही ने बोला था हो गया है। हाँ, राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द एक्सपेंसेस। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, नहीं, मैं समझाता हूँ इंडेमनीफाई क्या होता है। वैसे इंडेमनीफाई को हम हिंदी में बोलते हैं भरपाई करना। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं और प्रियांशु 2 पार्टनर्स हैं, और अब बेटा फर्म का कोई खर्चा होगा तो उसका पैसा कहाँ से देंगे? उसका पैसा कहाँ से देंगे? देखो, ये हमारा फर्म है, ठीक है। अच्छा, ये प्रियांशु का घर है यहाँ पर, और ये मेरा घर है। और बेटा यहाँ के लिए ना हमें एक कंप्यूटर खरीदना है, इस कंप्यूटर का पैसा कहाँ से दोगे तुम? बताओ। एक अलमारी हमारे अपने अपने घर में है, एक अलमारी यहाँ पर भी है, उसके अंदर पैसा है। इस कंप्यूटर के लिए पैसा कहाँ से दोगे? इसमें से देना चाहिए ना। अगर प्रियांशु ने अपनी अलमारी में से इसके लिए पैसा दे दिया तो प्रियांशु के पास हक है क्या कि इस खर्चे की भरपाई वो फर्म से ले ले। बात समझ आ रही है? अब पढ़ो। ही हैज अ राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द एक्सपेंसेस। अगर उसने फर्म के नाम पे कोई खर्चा अपनी जेब में से किया है तो वो पैसा वो फर्म से रिकवर कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी हम बढ़ रहे हैं आगे। लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या होंगी? बता प्रियांशु, तू मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी होगी मोमो की कार्ट पे? ये मत बोलियो कि टाइम से खोलो उस मोमो की कार्ट को, तेरी भी जिम्मेदारी है वो तो। हाँ, कभी तू एब्सेंट हुआ तो मैं मैनेज कर लूँ, हाँ ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ नॉट अ लायबिलिटी। हाँ, और क्या तू मुझसे ये उम्मीद नहीं करता कि मैं उस एरिया में कोई दूसरी कार्ट ना लगा लूँ? सोच, मैंने कहा इसको कहाँ पता लग रहा है ये तो इसी गली में रहता है, इसका एक पैर भी खराब है, चल भी नहीं पाता, ये तो वहाँ तक जाएगा भी नहीं। जस्ट किडिंग, हाँ, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो जाएगा भी नहीं, इसकी तो एक आँख भी खराब हुई पड़ी है, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं पिछली वाली गली में एक कार्ट लगा लेता हूँ, सारा प्रॉफिट मेरा। गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? तो बेटा अगर मैं फर्म के बिजनेस के कंपटीशन में आसपास या कहीं दूर भी कोई बिजनेस चलाता हूं तो मैं क्या करूंगा मेरी क्या जिम्मेदारी है? उस दूसरे बिजनेस में जो प्रॉफिट कमा रहा हूं वो सारा प्रॉफिट मुझे इस फर्म को देना पड़ेगा, ये मेरी एक जिम्मेदारी है। दूसरी कोई और जिम्मेदारी सुनो, जैसे मैंने बोला हमारी मोमो की कार्ट है, हमारी मोमो की कार्ट पे रोज डेली एक सिलेंडर यूज हो जाता है बेटा, उड़ जाता है हवा में, मतलब यूज होते होते। उसी सिलेंडर को जैसे ये बीच में 2 घंटे के लिए खाना खाने जाता है, उसी सिलेंडर को मैं सारांश को दे देता हूं उसकी कार्ट पे यूज करने के लिए, और उसे डेली 100 रुपये ले लेता हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा हूं। नहीं समझे मेरी बात को? फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके तो वो पर्सनल प्रॉफिट मुझे फर्म में देने पड़ेंगे, ये मेरी लायबिलिटीज है एज अ पार्टनर। इज इट क्लियर? आइए जरा, यार एनर्जी नहीं नजर आ रही है मुझे, पढ़िए जरा एक बार फटाफट पढ़िए। रीडिंग इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे बताए हुए शब्दों को प्रॉपर शब्दों में पिरोना आपके लिए जरूरी हो जाता है। सबने कर लिया? आइए आगे चलते हैं। अगला मुद्दा है पार्टनरशिप डीड, उसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड जैसे मैंने बोला होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, पर पार्टनरशिप डीड हम उसे कब बोलते हैं? उसे तो एग्रीमेंट बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड हम उसे जब बोलते हैं जब वो रिटर्न हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी जानकारी है, ध्यान से सुनना। डीड हमेशा किस तरह के पेपर पे बनती है? स्टैम्प पेपर पे बनती है। स्टैम्प पेपर को कंट्रोल करने के लिए एक और कानून है इंडिया में, इंडियन स्टैम्प एक्ट, आपको याद रखना होगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट। यार ये क्या बताता होगा, तुम्हें क्या लगता है? स्टैम्प एक्ट आपको पता है कहाँ कहाँ यूज होता है? स्टैम्प कहाँ कहाँ यूज होती है बताओ? आप घर के कागज बनवाते हो, रजिस्ट्री, उसमें स्टैम्प यूज होता है। आप कोई एफिडेविट दे रहे हैं, उसमें स्टैम्प यूज होता है। आप कोई क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड, उसमें स्टैम्प यूज होता है, बहुत जगह पर यूज होता है। स्टैम्प एक्ट में बताया हुआ है कि किस परिस्थिति में कितने रुपए वाला स्टैम्प यूज होगा। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हैं इतनी सी बात के लिए एक अलग से बुक बना रखी है। पता है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब वैसे नंगा कानून, हाँ शब्द यही निकलता है, उसका हिंदी मीनिंग यही निकलता है। बेयर एक्ट का मतलब बिल्कुल जो रॉ फॉर्म में होता है, जैसा सरकार ने दिया है जनता को कि इसे फॉलो करो, ठीक है। हालांकि कुछ बाहर ऑथर्स होते हैं वो उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि लोग आराम से समझ सकें बेयर एक्ट को, ठीक है। तो ये है इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो इसके अंदर बेटा बहुत सारे के स्टैंप होते हैं, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का स्टैंप होता है। जैसे तुम कभी कभार अगर किसी का घर किराए पे ले लो तो तुम्हें रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उस रेंट एग्रीमेंट को आप 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बना सकते हैं, 10 वाले पे भी बना सकते हैं, 50 वाले पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कंडीशंस बताई हुई हैं। अब आइए मैं आपको बारीकी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बाद में चिल्लाना मत, सच बता रहा हूँ। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चंस निकलते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर,
बुक में ढूंढते रह जाओगे आप इन बातों को। आप किसी भी बुक में मुझे दिखा देना अगर हो तो, ठीक है। सुनिए, पार्टनरशिप डीड में क्या बातें लिखी होती हैं ये आपको पता है। पार्टनर्स के नाम, उनके एड्रेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह सब चीज़ें, इस तरह की बारीकियां लिखी होती हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड, उसका दूसरा नाम क्या है और उसका तीसरा नाम क्या है, और इसे कौन कंट्रोल करता है? इंडियन स्टैम्प एक्ट। अब इसमें क्या है सुनो, जो आपकी पार्टनरशिप डीड है इट शुड बी ड्राफ्टेड एंड एज पर प्रोविजंस ऑफ, प्रोविजन मतलब रूल्स ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये जो दो ऑप्शन है ये इन दो फिलअप्स के अंदर लिखे जाएंगे। अब क्यों लिखे जाएंगे उसका रीजन मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ जानना है तो बताओ। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है हिंदी में। मैं आगे चल सकता हूं। पक्का आपको पार्टनरशिप डीड क्लियर है? पार्टनरशिप डीड इट शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर, उस पे स्टैम्प पेपर पे बनने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना है? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, उसके पास इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे शादियां होती हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? कुछ लोग कोर्ट मैरिज करते हैं ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? मैरिज रजिस्ट्रार होता है एक, उसके पास एक रजिस्टर होता है। तुमने पिक्चरें नहीं देखी? अबे पिक्चरें नहीं देखते, कोर्ट मैरिज करते हैं जाके। वो नहीं आई थी एक अपना तनु वेट्स मनु, देखी थी? 2 पार्ट्स भेज दिए उन्होंने, तुमने एक भी नहीं देखा। चलो ठीक है, फालतू बातें दिखवा लो बस। आओ अगला क्या है? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ, टॉपिक को ठीक से पढ़ो, 3 हिस्से में है और तीनों का आंसर सेम है। कह रहा है क्या रूल्स हैं अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, या फिर ले शब्द बोल दिए लिखे नहीं, अब बोले हुए का कोई सबूत तो होता नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड इज कुछ बातें लिख ली कुछ नहीं लिखी, आधी अधूरी बनाई, तो कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा। हाँ जी, इसको कौन कंट्रोल करता है? सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या कहता है? अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड कर लिया, बहुत बढ़िया, नहीं किया तो उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। ये कब के रूल्स हैं? अगर पार्टनरशिप डीड गायब हो तब, तो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। बेसिक बातें हैं। ये हैं कौन से इशू? कुछ अदर इश्यूज और हैं। और ये सारे रूल कब अप्लाई होते हैं? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ठीक है। किसी को नींद आ रही है? आओ जरा, थोड़ा सा बचा है यार, प्लीज थोड़ा इंटरेस्ट मेंटेन करके रखो। अदर इशू, माइनर के एडमिशन को लेके मैंने आपको बताया था, रीड करो क्या लिखा है। माइनर को आप एडमिट कर सकते हैं ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ओनली इनटू द बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स के लिए ऐड कर सकते हैं बस उसे, अदरवाइज लॉस के लिए ऐड नहीं कर सकते। और नए पार्टनर का एडमिशन कब होगा? विद द कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और अगर किसी पार्टनर को जाना हो तो सबसे पूछ के जाए या फिर नोटिस देकर जाए। प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? अगर किसी को जाना है मान लो दिसंबर में, तो ऐसा नहीं है ना उसको 22 दिसंबर को जाना है तो वो 21 दिसंबर को कह रहा है मैं नहीं आऊंगा कल से। मतलब महीने भर पहले बताओ, 2 महीने पहले बताओ, एक जेन्युइन टाइम पीरियड पहले बताओ। क्यों? ताकि तेरी जगह तो कोई दूसरा ढूंढ ले। बिजनेस तो चलाना है हमें। बात समझ आ रही है मेरी? अगला मुद्दा, रजिस्ट्रेशन
केड़ा रजिस्ट्रेशन भाई? अरे पार्टनरशिप डीड का आप मत कराओ रजिस्टर, कोई आफत थोड़ी आ रही है। अगला, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट, मतलब बिजनेस चलाने में सबका बराबर का हक माना जाएगा। अगला, ड्यूटी टू पे पर्सनल प्रॉफिट्स, अभी बताया था मैंने, अगर मैं फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई मुनाफा कमा रहा हूं, जैसे मैंने वो सिलेंडर यूज करके किसी को दिया था, उससे मैं 100 रुपए डेली ले रहा था, तो प्रॉफिट्स कमा रहा हूं ना फर्म की एसेट से, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वो प्रॉफिट फर्म को, 2 मिनट के लिए सोचो, मैंने यहां पर ये जो, जैसे प्रियांशु खाना खाने गया, वो प्रियांशु मैं जो सिलेंडर था मैंने सारांश को दे दिया, सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया, अब क्या करूं? नुकसान हो गया। जरूरी नहीं है फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके मैं प्रॉफिट ही कमाऊंगा, मैं कह रहा हूं मुझे लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं? कोई मरा नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे लॉस, क्या लॉस भी फर्म उठाएगी? लॉस फर्म नहीं उठाएगी, अब मुझे वो सिलेंडर ही देना है बस। नहीं समझे मेरी बात को? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस मुझे खुद उठाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एसेट सही सलामत देनी पड़ेगी। क्लियर है? लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, क्या है? ड्यूटी टू, देखो शब्दों का फर्क देखो, उसमें लिखा है ड्यूटी टू पे पर्सनल प्रॉफिट्स और ड्यूटी टू बियर, कह रहा लॉस खुद उठाना पड़ेगा, प्रॉफिट फर्म को देने पड़ेंगे। चलें आगे, आइए। आप लोगों ने ये हिस्सा पूरा 11th में पढ़ा था, अभी हम लोग 12th में क्या पढ़ रहे हैं? एक बार कंफर्म कर लो, पूरा टेक्निकल है, वैसा अकाउंटिंग है। हाँ जी, आप 11th में क्या करते थे जब अकेला मालिक था? जर्नल और कितने तरह का? पर्सनल, रियल और नॉमिनल से क्या बनता था? ट्रेडिंग और इनसे क्या बनता था? बैलेंस शीट बनता था। यहां पर सिर्फ एक अकाउंट होता था मालिक के नाम का, कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन आ गया मालिक? पार्टनरशिप में आ गए, तो देखो यहां पर अकाउंट चेंज हो गया है, यही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, और एक क्या चीज ऐड हुई है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आगे चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? टॉपिक तो है, आओ जरा बात करते हैं। आप लोग पहले खुद सोचिए इन दोनों में क्या फर्क है, जरा बताओ बेटा। सीक्वेंस में चलते हैं, इसकी शुरुआत किससे होती है और इसकी शुरुआत किससे होती है? इसके अंदर जो खर्चे आते हैं वो किसके आते हैं? फर्म के खर्चे। इसके अंदर जो खर्चे आते हैं वो पार्टनर के खर्चे हैं। नहीं समझे मेरी बात को? अच्छा, इसकी क्लोजिंग किससे होती है? इसकी क्लोजिंग पता है किससे होती है? डिविजिबल प्रॉफिट से होती है। तो कितने बेसिक पॉइंट्स हैं, आप खुद ही निकाल सकते हो यार इनको। तो बात समझ आ रही है? एक बार जरा रीड करो, आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट डाउटफुल लगे मुझे बता देना। इस चैप्टर की ये इकलौती क्लास है जो थोड़ी लंबी रहती है, बाकी सब क्लासेस छोटी छोटी रहेंगी। लर्न नहीं करना है, बेटा सुनो, ऐसा है, मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में तुमने यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाया? आपने यहाँ पर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन दे दिया। इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? जरूरी नहीं है तुम इसे बांटो, तुम चाहो तो इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दो। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बैलेंस आ गया। अब यही बैलेंस यहाँ पर जाके पता क्या बन जाएगा यहाँ का? और फिर यहाँ जो नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट फिर यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, और फिर इस पूरे को आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है पिछले साल का। लर्न करोगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा किसी ना किसी दिन।
सबने कर लिया, चलें आगे, कहीं कोई डाउट नहीं? आर यू श्योर कहीं कोई डाउट नहीं है? मैं पूछूं? बाद में मत बोलना, ये तो आसान है। इसके अंदर जो खर्चे आते हैं वो कंपलसरी खर्चे हैं, आप उनके लिए मना नहीं कर सकते, नहीं हम लॉस में चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए। जैसे कि बिजनेस का रेंट, वो यहाँ पर आएगा, क्या आप तुम कह दोगे नहीं प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ रेंट माफ़ कर दो? नहीं करेगा। यहाँ पर पार्टनर्स के खर्चे हैं, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है तो मत दो इन्हें। दीज आर कॉल्ड चार्जेबल आइटम, दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन आइटम। और कोई डाउट हो इसके अंदर? मैं पूछ लो, मैं पूछता हूं आपसे, ये वाला सबको क्लियर है? कैसे? हाँ, वो ऐसे पढ़ने से थोड़ी, बताओ कैसे, बताओ कैसे? मैं बताता हूं, सुनो। जैसे मैंने बोला आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, जरूरी है ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है ग्रॉस लॉस हो, फिर भी तुम यहां पर फर्म के खर्चे लिखोगे नहीं लिखोगे? लिखोगे, हाँ या ना? आप उनके लिए मना नहीं कर सकते। अब मैं कह रहा हूं यहां पर आपको फिर दोबारा से नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर अगर नेट लॉस हुआ तो इस नेट लॉस को यहां पर लाएंगे? नहीं लाएंगे, ऊपर ही बढ़ जाएगा। बेटा यहां पर अगर प्रॉफिट है तो ही पार्टनर्स में बटेगा, वरना नहीं बटेगा कुछ भी। ऊपर ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हो या ना हो, यहां वाले खर्चे आपको लिखने ही पड़ेंगे। यहां के खर्चे कब लिखोगे? प्रॉफिट है तो लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। इट इज ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। आता है हमको, यही आता है तुम। आइए बेटा, अगला मुद्दा, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, बस 5 मिनट प्लीज। क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। दो तरह के सिस्टम होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग। दो तरह के सिस्टम है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, सुनना। यहां देखिए, आप दोनों को मैंने कंपैरिजन में लगा रखा है। अगर मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, तो पार्टनर के नाम का सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल। 2, 3 जितने भी पार्टनर होंगे उतने ही कॉलम होंगे, और उनके नाम का बैलेंस शीट में सिर्फ क्या नजर आएगा? कैपिटल अकाउंट। और अगर मेरा कैपिटल सिस्टम क्या है? फिक्स है, तो पार्टनर के नाम के 2 अकाउंट दिखेंगे, कैपिटल और कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट में भी दोनों ही नजर आएंगे। क्लियर है? अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स और बता दूं। आप यहां पर देखो, ये कौन सा सिस्टम है? फिलहाल यहां पर सिर्फ एक अकाउंट है, कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए जरा, जब हमारा कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएटिंग होता है तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन सा सिस्टम है? फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है। अच्छा, इसके अंदर ये वाले जो आइटम हैं, ये सारे कौन से आइटम हैं? कैपिटल नेचर आइटम है। ये सारे कैपिटल के हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और ये जो ग्रीन वाले हैं, ये सारे कौन से हैं? रेवेन्यू नेचर, यानी प्रॉफिट वाले आइटम हैं। ठीक है ना? तो जब हमारा कैपिटल सिस्टम कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं सिर्फ क्या बनाता हूं? सिर्फ एक अकाउंट बनाता हूं, उसी के अंदर सारे आइटम दिखते हैं, कैपिटल वाले भी और रेवेन्यू वाले भी, सारे एक ही जगह पर दिखते हैं। ठीक है, आप जरा यहां से पढ़ना क्या लिखा है। क्यों बोलते हैं इसको फ्लक्चुएटिंग? क्या मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग का? चेंज होता रहता है। क्यों चेंज हो जाता है? यहां बैलेंस कुछ और था, यहां बैलेंस कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाले जो आइटम है ना, ये आइटम इसको चेंज कर देते हैं। कैपिटल नेचर आइटम इतना चेंज नहीं करते, ये ज्यादा चेंज करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, तो बार बार बैलेंस फ्लक्चुएट हो जाता है इनकी वजह से। समझ आई बात? दोनों पॉइंट पढ़ लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मेरा सिस्टम कौन सा हो? फिक्स होगा, तो फिक्स में देखो क्या होगा। जो कैपिटल नेचर आइटम है वो अलग अकाउंट में चले जाते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो अलग अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। अब देखो, इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में यहां पर दिख रहा है दोनों, और ये वाले जो दोनों बैलेंसेज हैं वो मुझे अलग से नजर आएंगे। और जैसे इसके अंदर क्या क्या गया है?
इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ये आइटम गए हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बेटा आपको पता है यहां ले जाने के लिए आपको ये एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। इन एंट्रीज में देखो अब क्या चेंज आ गया है, देखो पीछे वाले पे आओ एक बार। यहां आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देखो क्या डाली है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक और ले लो, सैलरी ले लो। देखो आप इंटरेस्ट को कौन से अकाउंट में भेज रहे हो, कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हो, तो वो कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। अगले में आओ, अब आप देखिए यहां पर आपने इंटरेस्ट का क्या किया है, कौन से अकाउंट में भेजा है, सैलरी भी वहीं भेजा है, कमीशन भी आपने वहीं भेजा है। मुद्दा समझ आया आपको मेरा? अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, सुनना। मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा रहेगा, क्रेडिट। पर मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस यहां भी आ सकता है और बैलेंस यहां भी आ सकता है। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा, तो वो हमेशा कहां नजर आएगा, और इसका बैलेंस कोई सा भी हो सकता है, तो वो बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी कहीं पर भी शो हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें भेजी जाती हैं और इसके अंदर सिर्फ कैपिटल भेजी जाती है, और कोई भी पार्टनर लगाई हुई कैपिटल से ज्यादा कैपिटल नहीं निकाल सकता। इसीलिए इसका बैलेंस या तो होगा तो क्रेडिट होगा, वरना उसका बैलेंस जीरो भी हो सकता है। पर जीरो कैपिटल थोड़ी रखोगे, ठीक है। आइए, ये थोड़ा सा इसके बारे में है, एक बार रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वर्किंग, चल रहा है, ठीक है। रीड करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन का अगला टॉपिक यही रहने वाला है किसी ना किसी का, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। और शिकार तो मैं ढूंढ ही लूंगा। लर्न मत कर लेना बिल्कुल भी, बता रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। हर टॉपिक की रिलेटेड थियोरी साथ साथ पढ़ेंगे, बाद का झंझट ही नहीं रहेगा। आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, इसकी थ्योरी भी पढ़ ली। सबने पढ़ लिया, किसी का बचा है? आगे चलूं? आइए, बस मुझे इनका जवाब दे दो और छुट्टी। पहले का जवाब, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक एक करके पूछते हैं जरा, ठीक है। दूसरे का जवाब प्रियांशु, तो क्या हो गया, बता दो दूसरा भी। नहीं, उससे बताने दो। पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। फर्म नेम का क्या मतलब होता है, फर्म नेम, द नेम विद विच बिजनेस इज कैरिड ऑन, ठीक है ना। मैक्सिमम पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स 2। फॉलोइंग कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, लिख लेते हैं। माइनर, ल्यूनेटिक, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इंसॉल्वेंट, अरे हो तो गया अनसाउंड माइंड, आ तो गया, हाँ जी। रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज वॉलेंट्री और कंपल्सरी, वॉलेंट्री, इच्छा है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एंड ओनर्स आर
सेपरेट, बट नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्सनल रियल या नॉमिनल, नॉमिनल, फर्म के इनकम एक्सपेंसेस नहीं, पार्टनर के इनकम एक्सपेंसेस आते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, बहुत अच्छे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन था 6%, ये कैपिटल है। A new partner cannot be admitted unless all the partners agree. All the partners agree. When the partnership deed is silent, then interest on loan 6%. Manager commission is a dash. Charge against profit, देना ही पड़ेगा। पार्टनर का कमीशन इट इज एन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। बस खेल खत्म हो गया होगा, हाँ बस खेल समाप्त हो जाता है यहीं पर। ठीक है, तो टॉपिक ख़त्म। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए होमवर्क पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको सिर्फ रीड करने हैं जो टॉपिक्स हमने आज सीखे हैं, लर्न नहीं करने हैं। ठीक है, अपने को वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे।